नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर चैनल पर। दोस्तों, क्या आप भी प्लांट पैथोलॉजी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं? क्या आपकी फसलों में लगने वाली बीमारियों के बारे में आप गहराई से समझना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर, जहां मैं चंद्र प्रकाश कुशवाहा आपको प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक जानकारी प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, यह पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा जिसमें हम प्लांट पैथोलॉजी की मूलभूत अवधारणाओं को एकदम बेसिक से क्लियर करेंगे। यहाँ हम जितने भी हमारी टर्मिनोलॉजी है जो प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत आती है, जैसे कि बिल्ट क्या है, सिम्टम्स क्या है, माइसीलियम क्या है, हाइलाइन क्या होता है, डिफरेंट जितने भी टर्म्स हैं, पैथोजन है, तो कई प्रकार के ऐसे टर्म्स हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि लेटेंट पीरियड हो गया एक टर्म, तो भाई एक टर्म नहीं है, ये बहुत सारे टर्म हैं, बहुत सारी जो हैं परिभाषाएं हैं जिन्हें हमें सीखना होगा, समझना होगा, जिससे हम अपनी प्लांट पैथोलॉजी के सफर को इजी बना सकें, एकदम सिंपल बना सकें, जिससे हमें हर बीमारी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। दोस्तों, यहाँ हम इस सीरीज के माध्यम से आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि यह ज्ञान हर किसान और कृषि छात्र तक पहुंच सके। इसके बाद अगले लेक्चर्स में हम अलग अलग फसलों की बीमारियों को डिटेल में कवर करेंगे। वहां हम हर डिसीज का परिचय, रोग का कारण, लक्षण, अनुकूल परिस्थितियां, रोग चक्र और रोगजनक की विशेषताओं के बारे में समझेंगे। और सबसे जरूरी हिस्सा रोग नियंत्रण। यहाँ हम रासायनिक, जैविक, यांत्रिक और सांस्कृतिक नियंत्रण की रणनीतियों को विस्तार से जानेंगे। तो क्या आप तैयार हो इस सीरीज में हमसे जुड़ने के लिए? क्योंकि यह सीरीज बड़ी धांसू रहने वाली है। तो बिना देरी के हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना ही आपके पास आएगा भाई। तो दोस्तों को जोड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको ज्ञान बांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, और आप जब ज्ञान बांटोगे तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज में भी जो है इजाफा होगा। तो बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले जो हमारी टर्मिनोलॉजी है उसकी तरफ। तो चलिए दोस्त, देखते हैं सबसे पहली परिभाषा, सबसे पहला टर्म क्या है जो हमें प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है, समझना है। सबसे पहला टर्म है पैथोजन। पैथोजन को हिंदी में रोगजनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोगजनक कहा जाता है, यानी कि रोग को जन्म देने वाला। क्या? रोग को जन्म देने वाला रोगजनक कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में पैथोजन कहते हैं। ठीक, तो यह देखते हैं कि क्या परिभाषा हमारे लिए लिख रखी है एक बुक के अकॉर्डिंग। तो देखिए, पैथोजन क्या है? पैथोजन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि वह कवक भी हो सकते हैं, जीवाणु, विषाणु, सूत्रकृमि या प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं भाई। इनके अलावा भी कई सारे जो पैथोजन है वह इस धरती पर मौजूद है, चाहे वो ओमाइसीटीज हो या फिर कोई अन्य। ये करते क्या है? ये हमारे पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, इसीलिए तो इन्हें रोगजनक कहा गया है। रोगों को उत्पन्न करने वाला, रोगों को जन्म देने वाला। ये पौधों के जो मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहे होते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं, उनमें इंटरफेयर कर देते हैं, उनमें बाधा उत्पन्न कर देते हैं, उन गतिविधियों को रोक देते हैं, जिससे हमें हमारे पौधों के अंतर्गत डिसरप्शन देखने को मिल सकता है सेल्यूलर एक्टिविटीज का। न्यूट्रिएंट जो है वो एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं भैया, ठीक है। और कई सारी कंडीशन और भी देखने को मिल सकती हैं, विल्टिंग, नेक्रोसिस, क्लोरोसिस वगैरह भी हमें वहां लक्षण के रूप में देखने को मिलेंगी, सिम्टम के रूप में देखने को मिलेंगी। ये पैथोजन जबरदस्ती इन्वेड कर जाते हैं हमारे प्लांट के टिश्यूज में, ठीक है, वहां से न्यूट्रिएंट चुराते हैं और भी कई सारी एक्टिविटीज को वहां बाधित करते हैं, रसिस्ट करते हैं जो नॉर्मल चल रही थी। तो आपकी समझ में आया कि एक पैथोजन क्या होता है। एक पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है भाई, फिर चाहे वो फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटोड, प्रोटोजोआ हो सकता है, और ये रोग को जन्म देते हैं, इसीलिए इन्हें रोगजनक कहा जाता है। तो कहानी आपकी समझ में आई। और दोस्त, ये सबसे पहली डेफिनेशन क्यों मैं लेके आया आपके लिए? ये इसलिए लेकर आया क्योंकि पैथोजन के इर्द गिर्द ही सारी की सारी पैथोलॉजी हमारी घूमती है। प्लांट पैथोलॉजी पैथोजन के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये कौन सी डिसीज किस पैथोजन से होती है, ये भी हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है हमसे।
अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के 5th या 6th सेमेस्टर में है तो भैया ये लेक्चर आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। यदि आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बस अभी तक आपने वीडियो में जुड़े हुए हैं तो बस भैया लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आपसे मेरा वादा है कि आप यहां से बहुत कुछ सीख के ही जाएंगे। यदि अपने दोस्तों को बुला लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी नॉलेज में इजाफा होगा मेरे दोस्त। तो चलिए लेके चलते हैं आपको अगली जो हमारी स्लाइड है, जहां हमने एक दूसरी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो लिख रखी है। दूसरी है होस्ट। होस्ट क्या होता है भाई? होस्ट को हिंदी में पोषक कहते हैं। अब पोषक क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि यह पोषण प्रदान करता है। किस चीज को पोषण प्रदान करता है? यह पोषण देता है किसी भी पैथोजन को। किसी भी पैथोजन को क्या देता है? यह पोषण देता है। किसी रोगजनक को जीवित रहने के लिए खाना देता है, जीवित रहने के लिए पानी देता है, न्यूट्रिएंट देता है, आश्रय देता है, उपयुक्त वातावरण देता है, जिससे वो अपनी कम्युनिटी को, अपनी कॉलोनी को इंक्रीज कर पाए, यानी रिप्रोडक्शन कर पाए सिंपल भाषा में। ठीक समझ में आया होस्ट क्या है? होस्ट वह प्लांट है जो किसी पैथोजन को खाने के लिए खाना दे रहा है, पीने के लिए पानी दे रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है, एक सूटेबल एनवायरनमेंट जो है उसे बना करके दे रहा है, जिससे उसकी जो जीवन यापन है वह हो सके, उसकी ग्रोथ हो सके, उसका रिप्रोडक्शन हो सके, उसकी कॉलोनी में वृद्धि हो सके। ठीक, तो समझ में आ गया आपके में होस्ट क्या है? तो होस्ट एकदम बहुत इजी डेफिनेशन लिख के लाया हूं आपके लिए, तो आपके समझ में होस्ट आ चुका है भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड पर कौन सी डेफिनेशन लिखी है उसकी ओर देखते हैं। तो अगली डेफिनेशन जो है हमारी वह डिसीज है मेरे भाई। क्या है? रोग। क्या है? रोग। यहां कह रहे हैं कि रोग क्या होता है, रोग को डिफाइन कीजिए, डिसीज को डिफाइन कीजिए। तो चलिए, तो दोस्त डिसीज क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, डिसीज एक एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है हमारे पौधों के अंतर्गत, जो कि किसी भी बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर के कारण हो सकती है। इसके होने के कारण क्या होता है कि हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस होती है, यील्ड रिड्यूस होती है, कभी कभी हमारे पौधों की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक, और बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं? तो बायोटिक फैक्टर्स वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिनमें हमारी फंजाई और हमारा बैक्टीरिया, जितनी भी बायोलॉजिकल चीजें हैं वो आ रही हैं, जिनमें प्राण हैं, वो सब यहां पर काम करेंगी बायोटिक फैक्टर की तरह डिसीज कॉज करने के लिए। और अबायोटिक में आप जानते ही हैं, न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, जैसे कि धान में खैरा रोग होता है, न्यूट्रिएंट की कमी से होता है, या फिर हाँ फसल पीली पड़ने लगी है तो वो भी एक तरह की बीमारी है। न्यूट्रिएंट की कमी से अगर पीली पड़ रही है तो फिर हमें वहां न्यूट्रिएंट अमेंडमेंट करने होते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे बायोटिक फैक्टर हैं। या इन्वायरमेंटल किसी स्ट्रेस के कारण फसल का सूखना हमें देखने को मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है? एक डिसीज है। डिसीज क्या है? एक एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जहां पौधों में एक जो मतलब ये जो है पौधों में कैसे कॉज होती है, जो कॉज होती है अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर से, जिसके कारण हमें पौधों में ग्रोथ जो कम देखने को मिलती है, यील्ड कम देखने को मिलती है, कभी कभी हमारे पौधे मर जाते हैं। ठीक है, इसके रिजल्ट के अनुसार भैया इसका जो रिजल्ट आएगा ना, इसका परिणाम जो आएगा ना, कंटिन्यूस इरिटेशन बाय पैथोजन और एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस सच एज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ड्रॉट और एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है भैया, ये क्या करेंगे? ये पौधों में पोषक तत्वों की कमी करेंगे, यानी कि स्ट्रेसेस जो है न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी करेंगे। देखो, कंटिन्यूस इरिटेशन जो हो रहा है पैथोजन के कारण तो और एनवायरमेंटल स्ट्रेस के कारण, तो होगा क्या भैया? सिंपल सा फंडा है भैया, न्यूट्रिएंट की कमी हमें देखने को मिलेगी, ड्रॉट जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, या एक्सट्रीम टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा। तो ये कहानी आपकी समझ में आई कि डिसीज क्या है। अब इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड है हमारी सिम्टम्स। तो भैया सिम्टम्स है क्या? लक्षण क्या होते हैं? तो भैया लक्षण किसी भी डिसीज जब आती है, भाई देखो कोई भी डिसीज हमारे पौधे में आई, अब वो डिसीज किस तरीके से व्यक्त कर रही है, किस तरीके से अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रही है, उन्हीं को तो हम क्या कहेंगे? सिम्टम्स कहेंगे। विजिबल एक्सप्रेशन जो दिखा रही है ना डिसीज, उन्हीं को तो सिम्टम कहेंगे, उन्हीं को तो लक्षण कहेंगे जो हमें विजिबल हो रहे हैं भैया। देखो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सिम्टम्स आर द एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सप्रेशंस ऑफ डिसीज विजिबल एज स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द प्लांट। These changes include लीफ स्पॉट, यानी ये चेंजेस क्या हो सकते हैं? लीफ स्पॉट हो सकते हैं, क्लोरोसिस हो सकती है, बेल्टिंग, नेक्रोसिस, स्टंटिंग, ग्रोथ देखने को मिल सकती है, डिफॉर्मिटीज हो सकती है, जो कि हेल्प करती है डायग्नोसिस ऑफ प्लांट डिसीज, यानी प्लांट डिसीज को पहचानने में हेल्प करती है, डायग्नोज करने में हेल्प करती हैं।
तो मेरे भाई समझ में आया होगा आपकी में कि सिम्टम क्या होते हैं। यदि हिंदी में आप डेफिनेशन पढ़ें तो देखिए हिंदी में लिखा है लक्षण वे बाहरी या आंतरिक अभिव्यक्तियां होती हैं जो रोग के कारण पौधे में संरचनात्मक शारीरिक परिवर्तनों के रूप में दिखाई देती हैं। इनमें पत्तियों पर धब्बे, पीत बढ़ना, मुरझाना, परिगलन, अवरुद्ध वृद्धि, विकृतियां शामिल हैं जो पौधों के रोगों के निदान में सहायक करती हैं, यानी डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं, पहचानने में और उनके निदान में हेल्प करते हैं। ठीक, तो सिम्टम्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी एक्सप्रेशन है डिसीज के वो हमें दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं? स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें दिख रहे हैं हमारे पौधे पर। तो भैया वही तो क्या है? सिम्टम्स है भाई। अब इसके बाद चिन्ह, साइन क्या होते हैं? अब देखिए एक प्रश्न आपके मतलब दिमाग में आ रहा होगा कि भैया मैं यहाँ कुछ इमेजेस क्यों नहीं लाया हूँ इन पीपीटीज में। देखो इमेज में इसलिए नहीं लाया हूं कि इमेजेस में आपको आगे दिखाऊंगा। अभी आप केवल इन चीजों को समझते चलिए कि डेफिनेशन क्या होती है, इसका क्या अर्थ होता है, क्योंकि जब मैं आपको डिसीज पढ़ाऊंगा ना उस समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। गेहूं की तमाम सारी बीमारियां हैं, जब मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, देखो कई सारी स्ट्राइप रस्ट है, तो भाई रस्ट क्या होती है, स्ट्राइप क्या होता है, तो वो सारी चीजें आपको मैं रिलेट करते हुए समझाता हुआ चलूंगा। लेकिन पहले आप इन चीजों को समझिए, बिल्ट क्या है, रस्ट क्या है, और साइंस क्या है, पैथोलॉजी क्या है। पैथोलॉजी की डेफिनेशन मैंने आपको नहीं दी है, स्टार्टिंग में वो देनी चाहिए थी। चलिए पैथोलॉजी में बता दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, वीडियो के अंत में बताता हूँ पैथोलॉजी क्या है, पैथोजन क्या है, वो सारी चीजें बताऊंगा, डिसीज साइकिल वगैरह सब कुछ लिख के लाया हूँ। तो बस बने रहिए हमारे साथ में। पहले साइन को देख लेते हैं। अगर हाँ वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में। तो चलिए चलते हैं साइन, चिन्ह की तरफ। तो देखिए साइन आर द डायरेक्ट फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पैथोजन। क्या है? साइन डायरेक्ट फिजिकल प्रेजेंस है पैथोजन की ऑन अ प्लांट, किसी पौधे पर, जो कि फंगल स्पोर हो सकते हैं, माइसीलियम बैक्टीरियल ऊज हो सकते हैं, वायरस इंड्यूस्ड इंक्लूजन हो सकते हैं। भाई ठीक है, क्या हो सकते हैं? विषाणु प्रेरित संरचनाएं हो सकती हैं, इंक्लूजन हो सकते हैं। ये क्या है? तो भैया ये मतलब साइन क्या है? साइन जो है एक डायरेक्ट फिजिकल प्रेजेंस है, किस चीज की? पैथोजन की है भाई। किस पर? प्लांट पर। ये कहानी आपकी समझ में आई कि साइन क्या है? साइन डायरेक्ट और फिजिकल प्रेजेंस है कि हमें पता चल रहा है कि किस तरीके के स्पोर्स हमें दिख रहे हैं, किस तरीके का माइसीलियम बन रहा है, किस तरीके के बैक्टीरियल ऊज है, या किस तरीके का वायरस इंड्यूस्ड है, जिससे हम पहचान लगा पा रहे हैं कि ये डिसीज कौन सी है। ठीक है, अनलाइक सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के विपरीत जो कि इंडिकेट करते हैं प्लांट रिस्पॉन्सेस को, यानी कि जो पौधे की प्रतिक्रिया जो है उन्हें इंगित करते हैं। साइन जो है कंफर्म कर देते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। जो साइन है भैया वो खुद ही अपने आप को व्यक्त कर देते हैं कि किस तरीके का यहाँ कॉजल ऑर्गेनिज्म है। यदि वहां फंगल स्पोर है तो भैया फंगस से बीमारी हो रही है, वहां माइसीलियम है तो भी फंगस से हो रही है, बैक्टीरियल ऊज हमें दिख रहे हैं, माइक्रोस्कोप में दिखेंगी सारी चीजें, नेक्ड आइज से नहीं देख पाओगे भाई, तो भी हमें पता चल जाएगा कि बैक्टीरियल डिसीज है। अगर वायरस का कुछ हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, कुछ साइन दिख रहे हैं, तो हम पता चल जाएगा वायरस की डिसीज है। ठीक, अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड पर लिखा हुआ है जो डेफिनेशन है हमारी, वह है इंक्यूबेशन पीरियड, ऊष्मायन अवधि। ऊष्मायन अवधि क्या होती है? तो देखिए इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द इनिशियल इन्फेक्शन ऑफ अ प्लांट बाय अ पैथोजन एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ विजिबल सिम्टम्स। देखो सिंपल फंडा ये है कि ऊष्मायन अवधि, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? जब कोई पैथोजन हमारे पौधे पे आया, उसने वहां इन्फेक्शन कॉज किया, और वहां से लेकर के जब हमें पता चला, पहला सिम्टम दिखा, पहला लक्षण दिखा, उस समय जो लगाना उसके बीच में वो टाइम पीरियड जो लगाना, वही टाइम पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ये पीरियड जो है वेरी कर सकता है एनवायरमेंटल कंडीशंस, होस्ट असिस्टेंट और पैथोजन वायरुलेंस के अकॉर्डिंग। तो कहानी समझ में आई कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? तो इंक्यूबेशन पीरियड वह पीरियड है, वह टाइम इंटरवल है भैया, जो इनिशियल इन्फेक्शन है, यानी कि जब पैथोजन आया, उसने इन्फेक्शन करना स्टार्ट किया, उससे लेकर के जब हमें कोई विजिबल सिम्टम्स हमारे पौधे पर दिखा है, उसके बीच का जितना भी टाइम पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमारी अगली डेफिनेशन जो है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन को हिंदी में संक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण। ठीक है, अब देखो इन्फेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ पैथोजन एंटर्स, यानी कि इन्फेक्शन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा रोगजनक या पैथोजन जो है पौधों में प्रवेश करता है भैया, और अपने आप को स्टेबलाइज करता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है विद इन अ प्लांट, किसी प्लांट के अंतर्गत ही, और साथ ही डिसरप्ट करता है क्या? नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन जो हो रहे हैं हमारे पौधे के, उनको।
इन्फेक्शन जो है भैया वो अकर थ्रू नेचुरल ओपनिंग। देखो इन्फेक्शन जो है पौधे की जितनी भी नेचुरल ओपनिंग है, चाहे स्टोमेटा हो या अन्य कोई भी ओपनिंग हो नेचुरल हमारे पौधे पर, उनके थ्रू इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। यदि हमारे पौधे पर कोई चोट लगी हुई है, कहीं से कट छट गया है, तो वहां से भी जो है बीमारी लगने का खतरा रहता है। डायरेक्ट पेनिट्रेशन बाय पैथोजन से भी हमें ये समस्या इन्फेक्शन जो है देखने को मिल सकता है भैया। तो ये इन्फेक्शन मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है। इन्फेक्शन वह प्रोसेस होती है जिससे पैथोजन किसी पौधे में अपने आप को विस्थापित करता है और वहां अपने आप की संख्या को बढ़ाता है। साथ ही जो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज चल रही थी उनको डिसरप्ट करता है, उनमें इंटरफेयर करता है। और ये किसके थ्रू हो सकता है? तो ये इन्फेक्शन जो है भैया नेचुरल ओपनिंग, घाव वगैरह हमारे पौधे में उनसे हो सकता है, जिससे हमारे पौधे पर हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे डिसीज के प्रेजेंस होने के। ठीक, अब चलते हैं अगली जो स्लाइड है जहां हमें एक और डेफिनेशन पढ़नी है, वो पढ़नी है इनोक्यूलम, आविषाणु। आविषाणु क्या होता है भैया? तो देखिए इनोक्यूलम रेफर करता है इनिशियल प्रोपेग्यूल्स ऑफ अ पैथोजन, जो कि स्पोर, बैक्टीरियल सेल या वायरल पार्टिकल्स हो सकते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉजिंग इन्फेक्शन इन अ प्लांट। देखो मैंने सिंपल भाषा मतलब सिंपल समझ जो शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो भैया कोई भी डिसीज है तो वो कब होगी? तब उसका बीज होगा, जब उसका सीड होगा तभी तो होगी। तो वही सीड है यहाँ स्पोर। क्या है? सीड है स्पोर। बैक्टीरियल सेल्स से ही तो भैया हम बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे वायरल पार्टिकल्स से हम जो भी वायरस है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो यहां समझ में आया आपकी में इनोक्यूलम क्या होता है। इनोक्यूलम रेफर करता है इनिशियल प्रोपेग्यूल्स, यानी कि प्रारंभिक प्रजनन रूपों में जो भी हम वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोपेग्यूल की बात हो रही है, प्रोपोगेशन की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रोपोगेशन की बात हो रही है। किसके प्रोपोगेशन की बात हो रही है? तो पैथोजन के प्रोपोगेशन की बात हो रही है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। मैंने आपको बताया, देखो कोई स्पोर है, जब किसी पौधे पर कोई बीमारी लगी हुई है, वहां फंगस लगी हुई है, सिंपल बात समझ के चलिए, वहां फंगस लगी हुई है। ठीक है, तो वहां फंगस लगी हुई है, तो फंगस ने वहां अपने आप को मल्टीप्लाई किया, तो वहां उसने अपने स्पोर्स छोड़े, चाहे वो क्लेमाइडोस्पोर, कॉनिडिया या कुछ भी हो। भाई चलो कॉनिडिया मान लेते हैं, कॉनिडिया स्पोर है वहां पर, कॉनिडिया फोर्स है, तो भैया वो किसी दूसरे पौधे पर जाएंगे तो वहां उसके जो भी सेल्स हैं उनमें पेनिट्रेट करके जाएंगे, तो अंदर घुस जाएंगे, वहां इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है साइकिल चलती रहती है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई मैं। इनोक्यूलम क्या है? इनोक्यूलम कोई भी प्रोपेगेबल मटेरियल हो सकता है हमारे पैथोजेंस का, जो डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, प्राइमरी इनोक्यूलेशन जो है भैया वो डिसीज साइकिल को इनिशिएट करता है। मैंने आपको बताया ना कि वह पौधे पर जाएगा, अपने आप पौधे में एंटर करेगा और वहां पे इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये इन्फेक्शन कॉज करेगा ना, डिसीज साइकिल एक चलने लगी ना, फिर सेकेंडरी इनोक्यूलेशन होगा, फिर साइकिल ऐसी चलती रहेगी। ओके, और यहाँ सेकेंडरी स्पोर जो होता है ना, सेकेंडरी इनोक्यूलम होता है, वो इसे आगे फैलाता है, फिर आगे लेके चलता है। अब इसके बाद हमारी दूसरी डेफिनेशन है, तो वो है हमारी पैथोजेनिसिटी, यानी रोग जनकता। रोग जनकता क्या होती है? तो भैया पैथोजेनिसिटी इज द इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज डिसीज इन अ स्पेसिफिक होस्ट बाय ओवरकमिंग इट्स डिफेंस मैकेनिज्म एंड सक्सेसफुली स्टेबलाइजिंग एन इन्फेक्शन। तो भैया रोग जनकता, यानी कि रोग जनकता क्या है? पैथोजेनिसिटी क्या है? एक एबिलिटी है किसी भी पैथोजन की जिससे वह इन्फेक्शन कॉज करता है। कहां कॉज करता है? पौधों के अंतर्गत। किसी स्पेसिफिक होस्ट की बात हो रही है, तो पौधों की बात हो रही है मेरे भाई। उसके डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ते हुए सक्सेसफुली वहां इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो वह क्या है? उसकी एबिलिटी है बीमारी कॉज करने की, इन्फेक्शन कॉज करने की, तो वह पैथोजेनिसिटी कहलाएगी। ये डिटरमाइन करती है whether पैथोजन कैन इंड्यूस डिसीज इन अ प्लांट, यानी कि क्या डिटरमाइन करती है, क्या निर्धारित करती है कि क्या कोई रोगजनक, क्या कोई पैथोजन किसी पौधे में रोग उत्पन्न कर सकता है, यानी कि उसमें एबिलिटी है कि वह डिसीज को उत्पन्न कर सकता है। तो वही है भैया पैथोजेनिसिटी। समझ में आई पैथोजेनिसिटी क्या है? नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। अब इसके बाद हमारा जो अगली स्लाइड है जिसमें हमने एक और परिभाषा लिख रखी है आपके लिए, तो वह है वायरुलेंस। तो मेरे भाई प्रबलता यानी वायरुलेंस किसी रोगजनक की रोग उत्पन्न करने की तीव्रता को संदर्भित करता है। उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो डिग्री है ना, उससे यहां संदर्भित कर रहा है, उसे बता रहा है, उसे डिफाइन कर रहा है, जिसे उसके द्वारा उत्पन्न गंभीर लक्षणों की क्षमता से मापा जाता है। भाई
क्या किया जाता है, उसकी एबिलिटी जो है कॉज करने की सीवियर डिजीज उससे मापा जाता है, उससे मेजर किया जाता है। अत्यधिक प्रबल रोगजनक तेजी से फैलते हैं, यानी कि जो हाईली वायरुलेंट पैथोजन होते हैं ना वो बहुत तेजी से रैपिडली अपने आप को स्प्रेड करते हैं और सिग्निफिकेंट डैमेज जो हमारे प्लांट के टिश्यूज को पहुंचाते हैं। तो ये कहानी हुई वायरुलेंस के बारे में। वायरुलेंस क्या है? इसके बाद हमारा अगला जो डेफिनेशन रहेगी अगली स्लाइड पर वो रहेगी एपिडेमियोलॉजी। अगला टर्म है भाई पैथोलॉजी का, ये महामारी विज्ञान। तो भाई महामारी विज्ञान या एपिडेमियोलॉजी इज ब्रांच ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि कवर करती है स्टडी ऑफ अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट डिसीज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम एंड स्पेस। देखिए समय और स्थान के साथ में, समय और स्थान के साथ में जब हमारे पौधों में कोई रोग घटना वितरित हो रही है, रोग जो है अकर हो रहा है, घट रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसका वितरण हो रहा है, या कोई फैक्टर्स जो है उसे प्रभावित कर रहे हैं, उनकी सिस्टमिक स्टडी को ही हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ये इंक्लूड करती है एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, पैथोजन डायनामिक्स, होस्ट रिस्पॉन्सेस टू प्रेडिक्ट एंड मैनेज डिसीज आउटब्रेक्स। तो एपिडेमियोलॉजी आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारा अगला जो टर्म रहेगा वो रहेगा स्पोरुलेशन यानी बीजाणु निर्माण। देखिए स्पोरुलेशन क्या है? स्पोरुलेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू फंगस है, बैक्टीरिया है या कोई अन्य पैथोजन है वह अपने स्पोर्स जो है उन्हें प्रोड्यूस करता है, यानी अपना प्रोपेग्यूल बढ़ा रहा है, उनमें एक सीड का निर्माण कर रहा है जिससे वो अपने आप को नए जो रूप में जन्म देता है, अपना मतलब रिप्रोडक्शन कर रहा है, यही समझिए आप। ठीक है, स्पोरुलेशन क्या है? बीज का निर्माण हो रहा है भाई, सिंपल भाषा ये है, यहाँ पे बीज का निर्माण हो रहा है, यानी कि सीड का निर्माण हो रहा है, वहां पे स्पोर का निर्माण हो रहा है मेरे भाई। अब यहाँ सीड क्यों नहीं लिखा? सीड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सीड प्लांट्स में होता है, ठीक है, ओके। और जब किसी पैथोजन की बात आती है तो वहां स्पोर लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाता है? स्पोर लिखा जाता है। which are reproductive structure that help in their dispersal and survival under favorable condition। और हाँ, जब कोई स्पोर बन जाता है ना, जैसे कि कॉनिडिया है या तुम्हारा कोई और अन्य स्पोर है, क्लेमाइडो स्पोर है या स्क्लेरोसिया है, तो वो क्या है? सारे के सारे वो स्पोर्स हैं और इन्हीं स्पोर्स जो है ना ये अपने आप को सर्वाइव करते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन में, जिससे वो अगले बरस फिर से भैया कहर ढाएंगे, अगले बरस फिर से कहर लेके बरसेंगे, यानी कि बीमारी को कॉज करेंगे। इट इज अ क्रिटिकल स्टेप इन द डिसीज साइकिल ऑफ मैनी प्लांट पैथोजन। देखिए डिसीज साइकिल कब चलती है? एक डिसीज साइकिल समझाने की कोशिश करता हूँ। पैथोजन जो है सॉइल डेब्रीज में, क्रॉप डेब्रीज में मतलब सर्वाइव करता है, किस फॉर्म में करता है? क्लेमाइडोस्पोर, कॉनिडिया, स्क्लेरोसिया की फॉर्म में कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिली, ठीक है, तो यहाँ इसका जो जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन के बाद इसने किसी अन्य पौधे पर गया तो वहां उसने इन्फेक्शन कॉज किया, यहाँ हमें सिम्टम्स दिखे, यहाँ पर इसका जो प्रोडक्शन ऑफ पैथोजन के जो भी स्पोर्स हैं उनका हुआ, प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स हुआ, यानी कॉनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर, स्क्लेरोसिया फिर से बने। अब ये बने यहाँ पे तो फिर से ये यहाँ पे सेकेंडरी स्प्रेड के लिए तैयार हो गए और ये डिसीज साइकिल यहाँ जुड़ गई और सेकेंडरी स्प्रेड जो है फिर से इन्फेक्शन कॉज कर देगा। क्या कर देगा? इन्फेक्शन कॉज कर देगा। इस तरीके से साइकिल चलती है, इसीलिए कहा गया है कि क्रिटिकल स्टेप है क्या? स्पोरुलेशन। तो ये क्रिटिकल स्टेप है भाई मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसके बाद डिसीज साइकिल दूसरा यहाँ पे टर्म है रोग चक्र। क्या होता है? तो भाई देखो मैंने अभी आपको पीछे समझाया रोग चक्र क्या होता है। कोई पैथोजन सर्वाइव कर रहा है, फिर उसे फेवरेबल कंडीशन मिली, जर्मिनेट किया, फिर उसने इन्फेक्शन कॉज किया, फिर उसने यहाँ आकर के सिम्टम्स दिखाए, सिम्टम्स के बाद में उसने प्रोडक्शन ऑफ कॉनिडिया या अपने स्पोर्स को उसने मल्टीप्लाई किया, देन यहाँ पे सेकेंडरी स्प्रेड के लिए तैयार हो गया, सेकेंडरी स्प्रेड उसने फिर से किया तो इन्फेक्शन फिर से कॉज किया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ ये साइकिल से फिर से जुड़ चुका है। इसी साइकिल ऐसी चलती रहती है दोस्त, और डिसीज साइकिल यही तो है। क्या है डिसीज साइकिल? डिसीज साइकिल डिस्क्राइब करती है सिक्वेंशियल इवेंट्स दैट अकर इन इंटरेक्शन बिटवीन पैथोजन एंड इट्स होस्ट लीडिंग टू डिसीज डेवलपमेंट। इट इंक्लूड्स इट्स स्टेजेस सच एज इनोक्यूलेशन, पेनिट्रेशन, इन्फेक्शन, कॉलोनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन। सारी चीजें वही है भैया मैंने जो आपको पीछे बताई हैं, ठीक है। और जब हम डिसीज साइकिल को समझ लेते हैं तो डिसीज मैनेजमेंट हमारे लिए इजी हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास अगली डेफिनेशन जो है वो है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो रेसिस्टेंस रेफर करता है किसी जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल एबिलिटी को हमारे प्लांट की को, जिससे वो विदस्टैंड यानी खड़ा हो पाता है, अपने आप को बचा पाता है और लिमिट द इम्पैक्ट ऑफ पैथोजन। पैथोजन की जो
इन्फेक्शन कॉज करने की क्षमता है ना, उसे रोक पाता है कि जिससे वो अपने आप को बचा पाए। रेसिस्टेंसी यही कहलाती है। रेसिस्टेंसी क्या कहलाती है? रेसिस्टेंसी एक तरीके से इम्यूनिटी होती है भाई। क्या होती है? इम्यूनिटी होती है। यानी कि रेसिस्टेंसी है, नहीं इम्यूनिटी है, तो भाई हम कई सारे रोगों से लड़ सकते हैं, कई सारे रोग हमारे शरीर में नहीं आ पाएंगे, वो वहीं से भाग जाएंगे देख कर ही। तो ये क्या करते हैं? आनुवंशिकी या शारीरिक क्षमता को संदर्भित करते हैं। क्या करते हैं? आनुवंशिकी और शारीरिक क्षमता को संदर्भित करते हैं। ठीक है। It can be classified into vertical resistance or horizontal resistance. Breeding for disease resistant varieties is a key strategy in plant protection. Okay. यानी रोग प्रतिरोधक जो किस्में हैं उनके विकास में पौध संरक्षण की एक प्रमुख रणनीति है। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अगली डेफिनेशन है ससेप्टिबिलिटी क्या है, संवेदनशीलता क्या है मेरे भाई। संवेदनशीलता, तो देखिए संवेदनशीलता प्रतिरोधकता के एकदम विपरीत होती है। प्रतिरोधकता क्या थी? प्रतिरोधकता क्या थी? रेसिस्टेंसी थी। क्या थी? रेसिस्टेंसी थी। उसके एकदम विपरीत है भैया। और ये दर्शाती है क्या? तो देखिए यह दर्शाती है एक पौधा रोगजनक के संक्रमित होने की कितनी संभावना रखता है, कि वह कितना ससेप्टेबल है कि उसे डिसीज हो सकती है, कितने चांसेस हैं कि उसे बीमारी लग सकती है। अगर उसके अंतर्गत रेसिस्टेंसी नहीं है तो उसके अंतर्गत ससेप्टेबिलिटी होती है। एकदम विपरीत है भाई, उल्टा है। रेसिस्टेंसी में रेसिस्ट कर रहा है, वो बचा रहा है अपने आप को, लेकिन ससेप्टेबिलिटी में अपने आप को सौंप देता है भैया कि मेरे पास एनर्जी नहीं है, मेरे में ताकत नहीं है, तू मेरे को कॉज कर दे, मेरे को मार दे, खत्म कर दे। ठीक है, अब एकदम हथियार डाल देगा। ठीक। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी जो डेफिनेशन है भाई वो है इंसिडेंस, रोग की घटना। रोग की घटना क्या है मेरे भाई? तो रोग की घटना किसी विशेष रोग से प्रभावित पौधों के अनुपात या प्रतिशत को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ प्लांट अफेक्टेड बाय अ पार्टिकुलर डिसीज विद एन गिवन पॉपुलेशन। किसी खेत में, किसी प्लॉट में यानी कि कोई डिसीज आई है तो उसने जो वहां पे हमला किया है वह कितने प्रोपोर्शन में किया है, कितने परसेंटेज किया है, तो उसे इंसिडेंस जो है रेफर करता है, उसे बताता है। इसका उपयोग किसी खेत में रोग के प्रसार का आकलन करने के लिए किया जाता है और यह महामारी विज्ञान अध्ययन का एक महत्वपूर्ण मापदंड भी है मेरे भाई। क्या है? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज का एक विशेष पैरामीटर है। इसके बाद हमारा अगली जो डेफिनेशन है ना, अगला टर्म, वो सीवियरिटी है, रोग की गंभीरता। Severity measures the extent of damage caused by a disease on an individual plant or an entire crop. It is often assessed using visual rating scales, lesions size और percentage of affected plant tissues. समझ में आया? कुछ नहीं आया ना? हिंदी में पढ़ लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में भी पढ़ो, समझ में आनी चाहिए चीजें। ठीक है। तो देखिए रोग की गंभीरता किसी रोग द्वारा एक पौधे या संपूर्ण फसल पर हुए नुकसान की सीमा को मापती है, कि उसने एंटायर क्रॉप पर किसी एक मतलब यहाँ क्या हो रहा है, बात तो रही है कि या तो उसने एक पौधे पर किया है या किसी एंटायर फसल पर किया है, पूरी पूरी क्रॉप पर उसने अपना हमला जो है किया है, डैमेज जो है उसने किया है। तो उसी गंभीरता को यहाँ ये माप रही है, उसी डैमेज को यहाँ ये बता रही है। इसका आकलन आमतौर पर दृश्य रेटिंग स्केल, घाव के आकार या प्रभावित पौध उत्तक के प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है? कि लेजियन का साइन क्या है, यानी घाव का साइन क्या है। ठीक है। रेटिंग स्केल और परसेंटेज अफेक्टेड बाय प्लांट टिश्यूज को कितना परसेंटेज अफेक्टेड हुआ है। ठीक है। उस बेहाव पर हम सीवियरिटी, रोग की गंभीरता को मापते हैं, कितना गंभीर रोग है। यदि एकदम हायर सीवियर कंडीशन में ना, एकदम सीवियर कंडीशन में, तो भाई साहब पौधों की पत्तियां झड़ जाती हैं, पौधे सूखने लगते हैं। वही सीवियरिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना बीमार है मेरे भाई। अगर थोड़ी बहुत उसमें समस्या हमें देखने को मिल रही है तो भैया दवा जो है लगाओ और उसे ठीक कर सकते हैं। अगर सीवियरिटी बहुत अधिक हो चुकी है तो भैया फिर उसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला टर्म है डिसीज कंट्रोल, रोग नियंत्रण। तो भैया रोग नियंत्रण, डिसीज कंट्रोल एकदम बताने की जरूरत नहीं है यार। किसी भी डिसीज को नियंत्रित करना ही रोग नियंत्रण कहलाता है। तो इसे छोड़ो भाई, समझ में आ गया आपकी में, समझ में आना चाहिए बस। ठीक है। और ये किस तरीके से कर सकते हैं हम? बायोलॉजिकल, केमिकल और हमारा कल्चरल या मैकेनिकल, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं, या इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट से कर सकते हैं, यानी कि आईडीएम से भी हम इसे मैनेज कर सकते हैं, रोग को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, जब डिसीज पढ़ाऊंगा तब समझ में आएंगे, अभी कुछ नहीं आने वाला। ठीक है। अभी तो केवल आप शब्दों को समझते चलिए, शब्द का अर्थ क्या होता है। इसके बाद फंगिसाइड। तो भैया फंगिसाइड वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो फंगस को मारने के काम में आते हैं। जितने भी फंगल पैथोजन है उनको किल करने के काम में आए जाने वाले केमिकल सब्सटेंसेस जो है फंगिसाइड कहलाते हैं। ठीक।
इसके बाद बैक्टीरियासाइड, तो भैया बैक्टीरियल जो हमारे पैथोजन है उनको किल करने के काम में लाए जाने वाले केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट को ही तो हम बैक्टीरियासाइड कहते हैं मेरे भाई। तो कहानी समझ में आई क्या है बैक्टीरियासाइड। देन इसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स, नेचुरल एनिमीज जो है ना डिसीज के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको इस्तेमाल करते हैं जिससे पैथोजन को खतरा रहे। उन पैथोजन को मतलब वही बात है यार, कोई छोटा डॉन है उसके वो बहुत परेशान कर रहा है, कोई डॉन है क्षेत्र का वो बहुत परेशान कर रहा है लोगों को, अब उस क्षेत्र में एक बड़ा डॉन आ जाए तो उसका जो परेशान करना है ना वो दब जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि बड़ा वाला जो है ना वो सभी को बचा रहा है। भाई वही डॉन आ गया, लेकिन ये डॉन क्या है, बेनिफिशियल है भाई, ये लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा हमारा। लेकिन पैरासाइट्स को, जो पैरासाइट्स है ना वो पैथोजेंस को नुकसान पहुंचाएगा मेरे भाई। किसको, पैथोजेंस को। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल समझ में आया। जैविक नियंत्रण में हम जैविक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें प्राण होते हैं। देन इसके बाद कल्चरल कंट्रोल है। देखो यहां गड़बड़ हो चुकी है पीपीटी बनाते समय। कल्चरल कंट्रोल, सांस्कृतिक नियंत्रण। कल्चरल में हमारे सारे के सारे को क्या क्या आता है वो देख लेते हैं एक बार। कल्चरल कंट्रोल रेफर्स टू द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू मिनिमाइज डिसीज अकरेंस। यानी कि हम यहाँ क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, प्रॉपर स्पेसिंग पर लगा सकते हैं, टाइमली सोइंग कर सकते हैं, या समय को पहले खिसका सकते हैं, यानी फसल को उस समय से पहले बो सकते हैं जिस समय डिसीज आती है, या उस डिसीज के आने के बाद हम लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से टाइम को हम गैप, मतलब टाइम जो है ना उसे सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, सैनिटेशन फील्ड का कर सकते हैं, रेसिस्टेंट वैरायटीज को लगा सकते हो। तो सारे के सारे ये क्या है, कल्चरल कंट्रोल की एक्टिविटीज है मेरे दोस्त। कहानी समझ में आई कल्चरल कंट्रोल की, आनी चाहिए। अब इसके बाद हम देखेंगे आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। देखो यहां पेस्ट की बात हो रही है, लेकिन बात हमें डिसीज की करनी चाहिए थी यहाँ पे, क्योंकि डिसीज के बारे में तो पढ़ रहे हैं, पेस्ट के बारे में तो हम एंटीमोलॉजी में पढ़ेंगे। चलिए पेस्ट मैनेजमेंट को ही देख लेते हैं। देखो आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, या आईडीएम, इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट, यानी कि यहां हम एक ही तरीके पर, एक ही मेथड पर बिल्कुल आश्रित नहीं होते हैं। यहां हम सभी के सभी तरीकों को, सभी के सभी मेथड्स को एक साथ जोड़ करके फसल को नुकसान से बचाते हैं। ठीक, तो यही कहलाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि यहां हम इंटीग्रेशन कर देते हैं कल्चरल का भी, बायोलॉजिकल का भी, और हमारा मैकेनिकल का भी, केमिकल का भी। ठीक है, सारे के सारे इंटीग्रेशन हो जाते हैं, तब इसे हम जो है काम करते हैं। एक चक्रव्यूह बना लिया भाई, घेर लिया हमने बीमारी को। भाई बच कहां से जाएगी, बायोलॉजिकल से बच जाएगी, केमिकल से बच जाएंगी, कल्चरल से बच जाएगी, वही है भैया। देखो यहाँ लिखा था, लेकिन कोई नहीं यार, समझा तो मैंने यहाँ भी दिया ना आपको पीछे वाली स्लाइड पर, यही चीज है। अब इसके बाद माइसीलियम, कवक जाल मेरे भाई क्या होता है। माइसीलियम एक वेजिटेटिव पार्ट होता है फंगस का। क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है फंगस का, जो कि कंसिस्टिंग करता है थ्रेड लाइक हाइफी। हाइफी कैसी भी हो सकती है मेरे भाई, थ्रेड लाइक। ठीक है, और ये सेप्टेड भी हो सकती है, इसमें सेप्टा बना दिया मैंने, ये सेप्टेड हो गई। ठीक है, ये सेप्टेड भी हो सकती है, कोई सेप्टा ही नहीं है इसमें, सिंपल एकदम। इसे ऐसे भी ले जा सकता हूं मैं, ठीक है, इसे ऐसे भी कर सकता हूं, और इसे ऐसे कर सकता हूं, यहां से एक और चला सकता हूं, फिर मैं इसे भी सेप्टेड कर सकता हूं, इसके अंदर मैं न्यूक्लियस भी डाल सकता हूं। तो यही तो क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है माइसीलियम का, मतलब जो हमारा फंगस है उसका। ठीक, ये जो है एक इंपॉर्टेंट या क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड पैथोजन स्प्रेड। पैथोजन को स्प्रेड करने में बहुत तगड़ी भूमिका निभाता है ये। ऑफन ग्रोइंग इन सॉइल, प्लांट टिश्यूज, डिकेइंग मटेरियल। कहाँ कहाँ ये अपने आप को ग्रो कर लेता है, ये मिट्टी में, पौधों के उत्तकों पर, या सड़े गले पदार्थों में अपने आप को विकसित कर लेता है। ओके, माइसीलियम कवक का वह वनस्पतिक भाग होता है मेरे भाई, जो तंतु जैसी रचना यानी हाइपी के समूह में होता है। चलिए बात करें अगले डेफिनेशन की, अगले टर्म की, तो वह है स्पोर। स्पोर क्या है मेरे भाई, स्पोर क्या होता है मेरे दोस्त। चलिए, तो स्पोर एक माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जो कि हमें नंगी आंखों से, नेकड आईज से नहीं दिखेगी मेरे भाई। ठीक है,
फंजाई, बैक्टीरिया और अदर पैथोजेंस का होता है, यानी एक तरह से बीज होता है, सीड होता है। दे आर हाईली रेसिस्टेंट एंड कैन सर्वाइव हार्श कंडीशन, यानी खतरनाक से खतरनाक कंडीशन में भी अपने आप को ये सर्वाइव कर सकता है। फैसिलिटेटिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीज इन प्लांट, यानी पौधों में डिसीज को स्प्रेड करने के काम में लाया जाता है। यही बीजाणु है, यही स्पोर है। जैसे कोई पौधा हम सीड से ग्रो करते हैं, उसी प्रकार से यदि कोई पैथोजन अपने आप को ग्रो कर रहा है तो स्पोर से ही करेगा। हम फंगस में बात करें तो कॉनिडियोस्पोर, क्लैमाइडोस्पोर, कई सारे तरह के स्पोर होते हैं, तो वो यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं, ठीक है, उत्पन्न होते हैं। तो ये कहानी आपकी समझ में आई कि बीजाणु क्या है। बीजाणु सूक्ष्मजीवी प्रजनन इकाइयां होती हैं जो कवक, जीवाणु और अन्य रोगजनकों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। ये अत्यधिक प्रतिरोधी होती हैं और कठोर परिस्थितियों में जीवित रह सकती हैं, जिससे पौधों में रोगों के प्रसार में सहायता मिलती है। ठीक, अब चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जहां हमने जूस्पोर लिख रखा है। भाई अगला टर्म लिख रखा है जूस्पोर। जूस्पोर क्या होता है? जूस्पोर जो होते हैं मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं स्पोर। ये जो है सर्टेन वाटरबॉर्न फंजाई जो होती है ना, उनके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे कि और ओमाइसीटीज जो होती है ना, उनके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। देखो सिंपल स्पोर, तो सिंपल जो भी फंगस हैं जो सॉइल में पाई जा रही हैं, किसी मतलब सड़े गले पदार्थ पर मिल रही हैं, तो वो स्पोर्स बनाएंगी। लेकिन जू स्पोर कौन सी बनाएंगे? तो जू स्पोर पानी में रहने वाले जो है ना, वो बनाएंगे। ये मोटाइल होती है, फ्लैजिलेटेड होती है, ठीक है। इसकी अगर पिक्चर देखनी है तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल जो कर सकते हो, अच्छी चीजों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए। जीओस्पोर देखिए, उस पर स्पोर्स देखिए, उस पर माइसीलियम कैसा होता है देखिए इंटरनेट पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे ना इनकी पिक्चर, तभी समझ में आएगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो वहां पिक्चर लेके आया हूँ, लेकिन यहाँ मैं पिक्चर नहीं लाया, क्योंकि यहाँ तो मुझे आपको केवल शब्दों का अर्थ बताना है। तो शब्दों का अर्थ मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। जूस्पोर ऐसे चलायमान मोबाइल बीजाणु होते हैं जो कुछ जल जनित कवकों और ओमाइसीटीज जो होती हैं उनके द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, उनके द्वारा जो उत्पन्न किए जाते हैं। ये अपने फ्लैजेला, कोड़े जैसे तंतु, यानी फ्लैजेला क्या होता है? एक कोड़े जैसा तंतु होता है भाई, फ्लैजेला, ठीक है। उसके थ्रू पानी में तैरते हैं और पौधों की जड़ों या उत्तकों को संक्रमित करते रहते हैं, नुकसान पहुंचाते रहते हैं। नुकसान की चीज है मेरे दोस्त। अब इसके बाद हमारा अगला जो यहाँ टर्म है वह है हाइफी, कवक तंतु। हाइफी आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का पतला सा स्ट्रक्चर होता है। यहां मैं आपको जूम करके दिखा दिया भाई, ठीक है। ये जो है फॉर्म दैट फॉर्म द बॉडी ऑफ द फंगस, ये फंगस की बॉडी का निर्माण कर रहा है, फंगस की शरीर का निर्माण कर रहा है। दे ग्रो एंड ब्रांच, यानी कि अपने आप को ब्रांचों में भी बना सकता है भाई, ब्रांच भी इसमें से निकल सकती है। एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट एनवायरनमेंट एंड प्ले अ वाइटल रोल इन अ फंगल इन्फेक्शन। माइस मतलब हाइफी जो है ना, वो ये सारे काम जो है करता है भाई। हाइफी माइसीलियम का ही एक पार्ट है, ठीक है। हाइफी माइसीलियम का एक पार्ट है, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला जो यहाँ डेफिनेशन है वह है नेक्रोसिस, परिगलन मेरे दोस्त। परिगलन क्या है? नेक्रोसिस द प्रीमैच्योर डेथ ऑफ प्लांट सेल्स और टिश्यूज, ऑफन रिजल्टिंग इन डार्क, ड्राई और sunken lesions on leaves, stems or roots. It is commonly caused by fungal, bacterial and viral infection. किसी भी पत्ती की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पत्ती की बात हो रही है, साथ ही स्टेम की भी बात हो रही है मेरे दोस्त, और रूट की भी बात हो रही है। तो वहां हमें नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। अगर हम पत्ती बनाएं तो पत्ती की जो ये जो आउटसाइड बाउंड्रीज जो है ना, ये एकदम सूखती हुई जाती है, काली पड़ती हुई जाती है, डार्क होती हुई जाती है, संकन होती हुई जाती है ना। तो यही क्या है? नेक्रोसिस हो रही है, प्रीमैच्योर डेथ हो रही है लीफ की, ठीक है। कहानी समझ में आई? तो यही है नेक्रोसिस मेरे भाई। अब देखो अगला टर्म है गॉल्स। गांठ क्या होती हैं? गांठ बताना है भाई। देखिए दोस्त, गॉल्स क्या होते हैं? गॉल्स आर एबनॉर्मल स्वेलिंग होती है। एबनॉर्मल स्वेलिंग यानी कि कोई भी असामान्य सूजन या वृद्धि, आउटग्रोथ जो हमारे प्लांट के टिश्यूज में हो जाती है। भैया कैंसर समझ लीजिए, कैंसर भी तो क्या है? एक तरह की गांठ ही तो बनती है, गॉल ही तो है वो एक तरह का। ये जो है पैथोजन के कारण होता है। अगर आपको गॉल्स देखने हैं तो आप इसे अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। लेसोडा के पेड़ पर, जो लेसोडा होता है ना, लवेरा जैसे बोलते हैं भाई, उसके पौधे पर, उसकी पत्तियों में आपको गांठ दिखती हैं। या फिर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं करंज के पेड़ पर, करंज की पत्तियों पर भी आपको ये समस्या देखने को मिलती है गॉल वाली, ठीक है। या बरगद के पेड़ पर भी आप इसे देख सकते हैं। तो कई सारी ऐसी प्लांट है जिनकी पत्तियों पर हमें गॉल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इंटरनेट पर देखने हैं तो भैया डालिएगा गॉल डिसीज इन प्लांट्स,
तमाम सारी पिक्चर्स आपके समक्ष आ जाएंगी, चेकआउट कर लीजिएगा किस तरीके की गोल होती है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखो अगला जो यहाँ पर एक टर्म है वो है वायरुसाइड, और यानी विषाणु नाशक। विषाणु नाशक यानी वायरुसाइड जो है ये वायरस को खत्म करने के काम में लाए जाते हैं, यानी डिस्ट्रॉय द वायरस इनएक्टिव और इनएक्टिवेट्स वायरसेस टू प्रिवेंट देयर स्प्रेड, यानी कि उसके इनएक्टिवेट कर देते हैं। क्या है ये? केमिकल सब्सटेंसेस हैं या बायोलॉजिकल एजेंट है जो विषाणु को खत्म करते हैं, वायरस को मारते हैं, और जिससे हमारे फसलों में जो वायरस से होने वाली डिसीजेस होती हैं वह मैनेज हो जाती हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो अगली डेफिनेशन है ना वो है कैंकर। कैंकर क्या होता है दोस्त? कैंकर तो देखिए, कैंकर इज अ लोकलाइज संकन और स्वेलन लेजियंस है स्टेम्स पर, ब्रांचेस पर, ट्रंक्स पर, प्लांट की पे, जो कि फंगल या बैक्टीरियल पैथोजन के कारण होते हैं। इट ऑफन लीड्स टू डार्क स्प्लिटिंग एंड टिश्यू डेथ। समझ में आई कहानी? नहीं आई तो हिंदी में बता देता हूं। कैंकर एक स्थानीयकृत धसा हुआ या सूजा हुआ घाव होता है जो पौधों के तनों, शाखाओं या तनों पर कवक या जीवाणु जनित संक्रमण के कारण बनता है, या अक्सर छाल फटने, उत्तक क्षति के कारण बनता है। अगर आपको कैंकर देखना है तो भैया इंटरनेट का सहारा लीजिएगा एक बार। इसके बाद ब्लाइट। ब्लाइट में पत्तियां झुलस जाती है मेरे दोस्त, ब्लाइट में पत्तियां झुलस जाती हैं, स्टेम भी झुलस जाती है, या फ्रूट भी हमारे एकदम सूख जाते हैं। ब्लाइट एक रैपिडली स्प्रेडिंग डिसीज है जो कि कॉज करती है बेल्टिंग को, ब्राउनिंग को, डेथ ऑफ प्लांट टिश्यूज कॉमनली कॉज्ड बाय फंगस एंड बैक्टीरिया। ठीक है दोस्त, समझ में आया? ब्लाइट क्या है? ब्लाइट में झुलसना होता है, आग से जैसे झुलसते हैं उसी तरीके के सिम्टम्स आपको आपकी फसलों पर देखने को मिलेंगे, उसी को झुलसा कहते हैं। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी आपसे कह दे ब्लाइट क्या होता है तो ब्लाइट आप कह दीजिएगा बर्निंग पार्ट कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी कह दीजिएगा जला हुआ भाग। जैसा होता है वैसा इसका सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही एकदम देखने में लगती है। ठीक, अब इसके बाद हमारा अगला टर्म है रस्ट। रस्ट क्या है दोस्त? देखो, रस्ट इज अ फंगल डिसीज दैट अपीयर्स एज रेडिश ब्राउन पाउडरी पस्ट्यूल्स ऑन प्लांट सरफेस, पार्टिकुलरली ऑन लीव्स एंड स्टेम्स। इट अफेक्ट्स क्रॉप यील्ड एंड स्प्रेड बाय विंड बॉर्न स्पोर। यानी कि जंग एक कवक जनित रोग है भैया, फंगल डिसीज है ये, जो पौधों की सतहों पर लाल भूरे रंग की पाउडर जैसी फुंसियां के रूप में प्रकट होता है। पाउडर जैसी कुछ हमें छोटे छोटे पॉस्ट्यूल्स दिखेंगे। यह मुख्य रूप से पत्तियों और तनों पर पाया जाता है और हवा में उड़ने वाले बीजाणुओं के माध्यम से यह फैलता है, यानी एयरबॉर्न ये हमारा स्पोर होते हैं इसके। अब इसके बाद हमारा अगला टर्म है विल्ट। विल्ट का अर्थ है मुरझाना भाई। यदि आपसे किसी ने कहा विल्ट, जैसे कि हमारा धान के अंतर्गत होता है, बिल्टिंग हमें देखने को मिलती है, या बैगन में बिल्टिंग देखने को मिल रही है, टमाटो में बिल्ट देखने को मिल रही है, तो भैया पौधा मुरझा रहा है, वो बिल्ट हो रही है उसकी, मुरझा रहा है। बिल्ट कोई अलग से शब्द नहीं है। हाँ, डिसीज के संदर्भ में बिल्ट उसे कह दिया है, सिंपल भाषा में कहें तो मुरझा रहा है भैया वो तो। ठीक है, Wilt is a plant disease that cause drooping and drying of leaves due to blockage of water transport and vascular tissues। जो vascular tissues होते हैं, जाइलम फ्लोएम है, वो यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है, तो फिर वहां पर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो भैया आपको भी पता है पानी शरीर से निकल जाएगा तो आप सूख ही जाओगे, मुरझा जाओगे, एकदम मुरझा जाओगे। तो क्या होगा भैया? बेल्ट हो गई आपकी। समझ गए? तो भैया ये किससे हो सकती है? फंगस से, बैक्टीरिया से, नेमाटोड से हो सकती है। ठीक, बेल्ट समझ में आई आपके में? देन इसके बाद मोज़ेक है भाई। मोज़ेक इज अ वायरल डिसीज है भाई। क्या है? वायरल डिसीज है। इसमें क्या होता है कि रेगुलर ग्रीन, येलो, मोटेड पैटर्न हमें पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं? हमारी पत्तियों की जो मतलब पौधा है ना उसकी स्टंटेड ग्रोथ कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं यील्ड को, और ये भैया वेक्टर के थ्रू जो है ट्रांसमिट होते हैं। व्हाइट फ्लाई है, फिट्स, जितने भी वेक्टर्स है ना वो इसे फिर यहाँ से एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। मोज़ेक जो है ना, कभी भी आपसे कोई पूछ ले, टीचर एग्जामिनर आपसे पूछ ले, प्रैक्टिकल में आपसे पूछ ले रहा है कि मोज़ेक क्या है, तो मोज़ेक आप सिंपल कह दीजिएगा मोज़ेक इज अ वायरल डिसीज कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ये वायरल डिसीज का एक कैरेक्टर है। क्या है? वायरल डिसीज का एक लक्षण है भाई। देन इसके बाद हमारा अगला जो टर्म है ना वो फंगल फ्रूट बॉडी। अभी कवक फलन शरीर। फंगल फ्रूट बॉडी इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, प्रजनन संरचना होती है किसकी? फंगस की, जो कि प्रोड्यूस करती है और डिस्पर्स करती है स्पोर्स को। इट कैन बी सीन एज मशरूम्स, मोल्ड्स और अदर विजिबल स्ट्रक्चर्स। ठीक,
देन इसके बाद हमारा अगला टर्म है वेक्टर। वाहक क्या है मेरे दोस्त, मैंने आपको भी बताया था यहाँ वेक्टर यानी कि ट्रांसमिट किससे हो रहा है, वेक्टर से हो रहा है, यानी कि ले जाने वाला। किसी भी पैथोजन के स्पोर्स को एक जगह से अच्छे वाले जो हेल्थी प्लांट है ना उस तक ले जाने वाला जो यहाँ माध्यम है ना वही तो वेक्टर है। फिर चाहे वो कोई कीट हो सकता है, हवा हो सकती है, पानी हो सकता है भाई, तो वही तो वेक्टर कहलाया भैया। यानी कि किसी डिसीज प्लांट से डिसीज के स्पोर्स जो है, पैथोजन के स्पोर्स जो है उन्हें लेकर के किसी हेल्दी पौधे पर डाल दिया तो वही तो वेक्टर ने काम किया। यहां से यहां तक ले जाने वाला जो रहेगा ना वो वेक्टर रहेगा। एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज, लीफ हॉपर्स वगैरह, या फिर हवा पानी भी हो सकता है भैया बायोटिक में, ये तो बायोटिक होते हैं, बायोटिक वेक्टर्स हैं। ठीक, इसके बाद हमारा अगली जो डेफिनेशन है, अगला टर्म है वह है प्राइमरी इनोक्यूलम, प्राथमिक आविषाणु। तो भैया प्राथमिक आविषाणु किसी रोग चक्र में संक्रमण का प्रारंभिक स्रोत होता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में पौध अवशेषों, मिट्टी या वैकल्पिक जो पोषकों होते हैं ना पोषकों में जीवित रहता है। ठीक है, क्या है प्राइमरी इनोक्यूलेशन? प्राइमरी इनोक्यूलेशन इज इनिशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कॉज करने का इनिशियल सोर्स ही तो है डिसीज साइकिल में। ठीक, और ये कहाँ कैसे क्या करता है, ये सर्वाइव करता है हमारी प्लांट की डेब्रीज में, सॉइल में या अल्टरनेटिव होस्ट जो है ना उनमें। ठीक, इसके बाद हमारा अगला टर्म है सेकेंडरी इनोक्यूलम। सेकेंडरी इनोक्यूलम क्या है? तो ये सेकेंडरी इनोक्यूलम जो है प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। देखो पहला इनोक्यूलम तो है वो सॉइल डेब्रीज वगैरह में, क्रॉप में, हमारी मिट्टी में उस पर पहले से ही पड़ा हुआ है। जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिली तब उसने जर्मिनेट किया, इन्फेक्शन कॉज किया। लेकिन सेकेंडरी जो होता है ना जब हमारी फसल खड़ी हुई है तब बनता है। देखो ये मैंने कोई बाली बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये गेहूं की बाली बना दी, इसमें मैंने करनाल बंट डिसीज को आपको दिखाया, करनाल बंट डिसीज दिखाई मैंने आपको। ठीक है, अब करनाल बंट डिसीज जब ये पौधा खड़ा है ना तभी तो यहाँ करनाल बंट डिसीज के स्पोर्स बनेंगे, तो वही है यहाँ पे सेकेंडरी इनोक्यूलम, सेकेंडरी इनोक्यूलम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर जहां हमें लेटेंट पीरियड नामक एक टर्म दे रखा है, प्रसुप्ति अवधि। तो दोस्तों प्रसुप्ति अवधि क्या है भैया? लेटेंट पीरियड इज द टाइम बिटवीन पैथोजन इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ विजिबल सिम्टम्स, यानी कि जब पैथोजन ने इन्फेक्शन किया और हमें विजिबल सिम्टम्स दिखने लगे उसके बीच का जो टाइम पीरियड है ना वही तो प्रसुप्ति अवधि है, लेटेंट पीरियड है मेरे भाई। क्या है? लेटेंट पीरियड है। इट इज अ क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग डिसीज प्रोग्रेशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज। ठीक, यानी प्रसुप्ति अवधि वह समय होता है जो रोगजनक संक्रमणों और दृश्य लक्षणों के प्रकट होने के कारण, मतलब प्रकट होने के जो हमारा रोगजनक संक्रमण है और दृश्य लक्षण जो है ना उनके बीच का समय है भाई। ठीक है, यह रोग की प्रगति, नियंत्रण रणनीतियों को समझने में महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो दोस्त यहां तक हमने टोटल 40 जो हमारी कंफ्यूजन पैथोलॉजी टर्म्स थे उन्हें महज कुछ मिनटों के अंतर्गत कवर कर लिया है। देखिए हमारी वीडियो का साइज मतलब जो है टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो भी ऐसा ही है, 40 मिनट से या 40 मिनट से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, 45 मिनट रख लीजिए, 45 मिनट के तकरीबन होगा। तो यानी कि हमने यहाँ 1 मिनट के तकरीबन समय में एक जो टर्म है उसे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 1 मिनट में हमने एक टर्म कंप्लीट किया है यहाँ पे। तो ऐसा ही टाइम पीरियड रहेगा। कुछ इंट्रोडक्टरी बातें की है उनको हटा करके 1 मिनट में हमने एक टर्म जो है, एक डेफिनेशन जो है वो समझ ली है एकदम आसान भाषा में मेरे द्वारा, यानी चंद्र प्रकाश कुशवाहा के द्वारा। तो दोस्त यदि आपको और भी कुछ चीजें समझनी है, सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपनी बेझिझक कोई भी एडवाइस हमें देना चाहते हैं दे सकते हैं कि हमने जो थोड़ा स्पीड में आपको पढ़ाया या हमने आपको स्लो पढ़ाया या हमने आपको गलत पढ़ाया या हमने आपको एकदम सही पढ़ाया। जो भी आपकी राय रहेंगी, जो भी आपके सुझाव रहेंगे, कमेंट बॉक्स ओपन है भैया। रेटिंग आप जरूर कीजिएगा वीडियो को, कितने नंबर दोगे 10 में से इस वीडियो को जरूर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, इससे होता क्या है कि हमें एक एनर्जी मिलती है, हमें एक अंदर से भाई साहब कुछ निकल के आता है जिससे हमें मतलब आपके लिए काम करने में बहुत आनंद आता है, फिर मजा आता है, जिससे हम आपको अच्छे अच्छा कंटेंट जो परोस पाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने इस पहले लेक्चर को खत्म कर दिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे गेहूं की कुछ डिसीजेस हैं उनके बारे में। क्रॉप की डिसीजेस को हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम गेहूं की पढ़ेंगे, गेहूं के बाद हम पढ़ेंगे अन्य क्रॉप्स हैं जिनकी, जैसे कि गेहूं के बाद हम आलू की पढ़ेंगे, आलू के बाद में गन्ने की पढ़ेंगे, गन्ने की के बाद हम शुगर केन को देख लेंगे, शुगर केन के बाद में हम देख लेंगे मस्टर्ड को, मस्टर्ड के बाद में चने को उठा लेंगे भाई, चने को पढ़ेंगे, चने के बाद हम कोई और क्रॉप देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। तमाम सारी क्रॉप्स हैं, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा,
जिस क्रॉप को आप चाहेंगे कमेंट में बता दीजिएगा, उसी क्रॉप पर आपकी वीडियो हो जाया करेगी। ठीक है, ये सीरीज अब छोटी मोटी सीरीज नहीं रही, ये सीरीज अब लंबे समय तक चलने वाली है, बहुत लेंथी हो जाएगी, क्योंकि एक फसल नहीं है संसार में और एक फसल की एक बीमारी नहीं है संसार में। ठीक है, तो मल्टीपल वीडियोस मिलेंगी आपको। गेहूं की बीमारी भी कई सारी बीमारी है गेहूं के अंतर्गत, तो हर बीमारी के लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगी। एक ही वीडियो में सारी बीमारी कवर नहीं कराऊंगा, ये पहले सुन लीजिए। ठीक है, एक वीडियो में एक डिसीज। ठीक, इस तरीके से रहने वाली है सारी चीजें। तो दोस्त करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ साझा कर देना है, यानी शेयर कर देना है, जिससे वो आकर के वीडियो को देख लें, अपने बेसिक्स को क्लियर कर लें, इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी समझ लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। और हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन बताऊंगा, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं प्लांट पैथोलॉजी क्या है। प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चर साइंस की एक ब्रांच समझ लीजिए, जिसके अंतर्गत हम प्लांट में उत्पन्न होने वाली बीमारियों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो फिर फंगस से हो, बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो, या नेमेटोड से हो, माइसिटीज से हो, किसी से भी हो मेरे भाई। ठीक है, उनकी सिस्टमेटिक स्टडीज को ही करते हैं वहाँ पे। फिर हम वहाँ पे देखो क्या क्या स्टडी करते हैं पैथोलॉजी के अंतर्गत किसी डिसीज के बारे में, कि भैया वो किससे हो रही है, कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसके सिम्टम्स कैसे हमें देखने को मिलेंगे, फेवरेबल कंडीशन कैसी होनी चाहिए एक डिसीज को उत्पन्न होने के लिए, या उसका एपिडेमियोलॉजी क्या है, और मतलब पैथोजन की इटियोलॉजी क्या है, डिसीज साइकिल क्या है, मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी क्या क्या है, कल्चरल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल मेथड्स को समझेंगे। ठीक, और हाँ, क्रॉप की डिसीज जब पढ़ाऊंगा ना, उनमें भाई साहब एडवांस दवाइयां ही बताऊंगा मैं आपको, वो पुरानी नहीं बताने वाला। जो पुरानी है ना, कार्बन मतलब बहुत पुरानी वाली जो फंगिसाइड्स वगैरह चल रही है, अब यार उनका तो खत्म हो गया सिस्टम, अब नई मार्केट में आ चुकी है फंगिसाइड्स, तो उनको पढ़िए। किसानों को अब नई बताओगे, पुरानी थोड़ी नहीं बताओगे। किसान लेके घूम रहा है भैया पर्चा कि ये दवा दे दो, वो भी उसके दुकानदार के पास भी नहीं है, खाद बीज वाले के पास भी, वो भी परेशान, तुम भी परेशान, किसान भी परेशान। काहे परेशान कर भैया, नई दवाएं हैं, उनको जानिए, किस मार्केट मतलब मार्केट में उनका नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस देखो भाई, आवाज भी बोलने लगी है, तो लेक्चर में ही समाप्त करते हैं। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।